हेलो, नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर 2 ब्रिक्स मतलब ईंट। तो ईंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ईंट का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ईंट में क्या क्या कौन सी मिट्टी पड़ती है और क्या कौन से खनिज पदार्थ पड़ते हैं, ये सारा इसमें हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ब्रिक्स। सबसे पहला है ब्रिक्स। ये होता क्या है और ये इसका काम क्या है। तो ईंट जो है निर्माण कार्य के लिए ईंट अत्यंत उपयोगी है। सस्ती तथा उत्तम पदार्थ होती है। ईंट समान माप की आयताकार खंड होती हैं जिन्हें उपयुक्त प्रकार की मृत्तिका को सुगठ अवस्था में सांचों में डालकर धूप में सुखाकर तथा आग पर पकाकर बनाया जाता है। यहाँ सुगठ मतलब होता है जो गीली मिट्टी होती है, जैसे जिसमें रसीला टाइप का होता है, मान लो जिसमें नमी होती है, वो सुगठ मिट्टी वही होती है जिसको सांचों में डालकर धूप में और आग पर पकाकर बनाया जाता है। ईंटों का प्रयोग जो है दीवारों, फर्शों, छतों तथा सड़कों, पुलों व अन्य बहुत से कार्यों के लिए होता है। भारत में ईंट का शुद्ध माप जो है वो है 19 बाई 9 सेंटीमीटर। ठीक, इसे मॉड्यूलर ईंट के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये हो गया। ये होती है आपकी ईंट। ये स्ट्रेचर फेस होता है और ये होता है हेडर फेस। और इसको ये जो गोल गोल है इसको बोलते हैं फ्रॉक। इसकी 10 mm डीप होता है। डीप मतलब 10 mm की गहराई होती है। और जो ये होता है ये इसकी चौड़ाई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक, या 100 mm। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है ये होती है 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया ईंट का जो भारत में प्रयोग होती है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इसमें एक की नोट है, इसको भी देख लेते हैं। नोट में क्या है, ईंट की लंबाई जो है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गुणे ईंट की चौड़ाई प्लस मसाले की मोटाई। ईंट की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 गुणे ईंट की चौड़ाई और प्लस मसाले की मोटाई लेते हैं, इससे ईंट की लंबाई निकल आती है। और ईंट की जो ऊंचाई होती है वो ईंट की चौड़ाई के बराबर होती है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा क्या होती है, मतलब सूटेबल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। सूटेबल सॉइल, सॉरी यहाँ पे सॉइल हो जाएगा, सूटेबल सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ठीक, ईंट निर्माण के लिए उपयुक्त मृदाओं के घटक निम्न सारणी में दिए गए हैं। कौन कौन से घटक हैं आइए देखते हैं। पहला है बालू या सिलिका, दूसरा है सिल्ट, तीसरा है एलुमिना, चौथा है चूना, पांचवा है लौ ऑक्साइड, छठा है मैग्नीशिया, सोडियम और पोटेशियम। और इनका कितना परसेंटेज लेते हैं वो देखते हैं। बालू या सिलिका का परसेंटेज लेते हैं 30 से 50%, सिल्ट का लेते हैं 20 से 35%, एलुमिना का लेते हैं 20 से 30%, चूना का लेते हैं 2 से 5%, लौ ऑक्साइड का लेते हैं 3 से 5%, और मैग्नीशिया, सोडियम पोटेशियम का 1% लेते हैं। सबसे कम इसी का लेते हैं, इन तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ईंट निर्माण में मृदाओं के घटकों का प्रकार। ईंट निर्माण में उपयुक्त मृदाओं के घटकों का प्रकार निम्न सारणी में दिया गया है। क्या क्या है ये देखिए। पहले है, ये तो क्रम संख्या हो गई, यहाँ पे एक घटक दे रखा है और यहाँ पे इनके प्रकार दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं बालू या सिलिका, इसमें क्या होता है। यह ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक है। जो हाँ ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक है क्योंकि इसका 30 से 50% लिया जाता है बालू या सिलिका का, तो ये प्रमुख घटक यही हो जाएगा। ठीक, यह ईंट को सिकुड़ने, फटने तथा टेढ़ा होने से रोकता है।
बालू या सिलिका जो है ईंट को सिकुड़ने से और टेढ़ा होने से रोकता है, ठीक है, और इसको फटने से भी रोकता है। तीसरा है बालू ईंट की सामर्थ्य को बढ़ाता है। जो बालू है ईंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, सामर्थ्य को मतलब उसकी बढ़ा देता है, मजबूती को उसकी बढ़ा देता है। तीसरा है लास्ट है ईंट में इसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक होने पर ईंटें भंगुर हो जाती हैं। भंगुर मतलब ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है टूटना, टूटने लगती हैं। जैसे कांच, कांच नहीं होता जो कांच टाइप का, जैसे कांच जब वो तोड़ो तो वो भंगुर हो जाता, मतलब वही टूट जाता है टुकड़ों में, तो वही होता है भंगुर होना। नंबर 2 है एलुमिना। ये घटक, दूसरा घटक एलुमिना है। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। इसमें बंधक पदार्थ के गुण होते हैं, मतलब इसमें जो है बांधने के गुण होता है। एलुमिना के कारण ही ईंट ढाला जा सकता है। जो ईंट को ढालना है एलुमिना के कारण ही ढाला जा सकता है। ठीक। इसकी मात्रा अधिक होने पर ईंट सूखने पर अत्यधिक सिकुड़ जाती है। तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी में 2018 में कि किसकी मात्रा अधिक होने पर ईंट सिकुड़ जाती है, तो आपको याद रखना है एलुमिना की। ठीक। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 चूना। ये इसमें क्या है और इसकी मात्रा अधिक होने में क्या क्या होता है ये भी देखते हैं। यह गालक का कार्य करता है, मतलब गलाने का कार्य करता है। ठीक। और सिलिका के कण को पिघलाने में सहायक होता है। अब गालक का कार्य करता है तो ये जो है सिलिका के कणों को पिघला देता है। ठीक। चूने का अनुपात अधिक होने पर सिलिका के कण कम तापमान पर ही पिघल जाते हैं, जिससे ईंट विकृत हो जाती है। अब चूने का अनुपात अधिक होने पर सिलिका के कण जो है वो कम तापमान पर ही पिघल जाते हैं, जिससे ईंट जो है टूट जाती है। ठीक। नंबर 4 है लौह ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, यह गालक का कार्य करता है और बालू के कणों को कम तापमान पर पिघलाने में सहायक होता है। सेम वही चूना वाला काम इसका भी है। ये भी गालक का काम करता है और ये बालू के कणों को कम तापमान पर पिघलाने में सहायक होता है। इसकी मात्रा 5% से अधिक होने पर ईंट का रंग काला और नीला पड़ जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीपीसीएल में कि किसकी मात्रा 5% से अधिक होने पर ईंट का रंग काला नीला पड़ जाता है, तो आपको याद रखना है लौह ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आता है, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 मैग्नीशिया। इसकी मात्रा मैग्नीशिया, पोटेशियम या सोडियम, इनकी क्या होता है, इसकी अधिक मात्रा होने पर ईंट में जो है पीलापन आ जाता है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इसी तरह के एक एक नंबर के कि किसकी मात्रा अधिक होने पर ईंट का पीलापन आ जाता है, ईंट में पीलापन आ जाता है। तो आपको याद रखना मैग्नीशिया, सोडियम या कैल्शियम, ये आपको ऑप्शन में दे रखे होंगे। ठीक। नेक्स्ट आते हैं ईंट मृदा में हानिकारक तत्व, मतलब हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ। ईंट की मिट्टी में उपस्थित कुछ तत्व ईंट को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, अतः मृदा में ये हानिकारक तत्व नहीं रहने चाहिए। कौन कौन से हानिकारक तत्व हैं आइए देखते हैं। पहला हानिकारक तत्व है चूना पत्थर या ढेले, लाइमस्टोन और लम्प्स। ढेले मतलब चूना पत्थर, ढेले नहीं होते हैं छोटे छोटे, वही। घास फूस तथा अन्य वनस्पतियाँ, बजरी, कंकड़, पत्थर, क्षारीय मृदा, रे या कलर। ठीक। अल्कलाइज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये प्रभावित करने वाले घटक हैं इनके, ये ईंट को प्रभावित करते हैं, ईंट मृदा को है। अगर जो ये होंगे तो ईंट ईंट को मतलब पाथने में थोड़ा दिक्कत होती है इसकी। इस वजह से ये सब, ये ईंट वाली जो मृदा होती है उसमें ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईंट निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ईंट उत्पादन की मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर ए है मिट्टी तैयार करना। ठीक। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को खोदते हैं। ठीक है। फिर इसको साफ़ करते हैं, फिर इसको वेदरिंग के हिसाब से ढालते हैं, फिर इसको गूँथते हैं, गूँथना रहता है। फिर ऑप्शन भी है ईंट को ढालना। तो ईंट को ढालना दो तरह से होता है, एक तो हाथ से ढलाई होती है, एक मशीन से ढलाई होती है। ठीक। और ऑप्शन सी है ईंटों को सुखाना। तो ईंटों को सुखाते भी हैं, एक तो प्राकृतिक सुखाई हो जाती है, एक कृत्रिम हो जाती है। ठीक। और फिर लास्ट आता है ईंटों को पकाना। तो ईंट को पकाते मतलब
पकाने के लिए तो भट्टा चाहिए, तो कौन कौन से भट्टे होते हैं? एक तो होता है पजावा, दूसरा होता है बुल खाई भट्टा, तीसरा होता है हाफ मैन भट्टा, हाफ मैन सतत भट्टा, और चौथा होता है इलाहाबादी भट्टा। ठीक, अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ है, पढ़ लेते हैं, नोट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ईंट मृदा या मिट्टी में 20 से 30% पानी मिलाकर इस मिट्टी को गूंथा जाता है। 25 से 30% सॉरी पानी मिलाकर इसको गूंथते हैं। ठीक है, ज़मीन की ऊपरी सतह का लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर मोटाई में छील लेते हैं। जैसे अब कहीं से मिट्टी निकालते हैं ईंट के लिए, तो वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, उसको 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर की जो ज़मीन रहती है उसको छील देते हैं, फिर उसके नीचे की मृदा को ईंट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बड़ी मात्रा में यांत्रिक विधि से ईंट मिट्टी तैयार करने के लिए रोंद चक्की मतलब पग मिल का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक विधि से ईंट मिट्टी तैयार करने के लिए पग मिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा, यांत्रिक विधि से ईंट मिट्टी तैयार करने किससे तैयार करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखिएगा पग मिल या रोंद चक्की, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पग मिल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मशीन मशीन ढलाई वाली ईंट में डिब्बी नहीं होती। जो मशीन से ढाली जाती है ईंट, तो उसमें डिब्बी नहीं होती। डिब्बी मतलब फ्रॉग नहीं होता है। फ्रॉग कहाँ होता है, जैसे ये ईंट है, मान लीजिए ये ईंट है, तो यहाँ पे जिसमें ये नाम वाम लिखा रहता है, ये इसी को फ्रॉग बोलते हैं। ये होता है फ्रॉग, जो ईंट का बीच का भाग होता है जिसमें नाम लिखा रहता है, वही फ्रॉग होता है। तो जो मशीन से ढालते हैं ईंटों को, तो उसमें फ्रॉग नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है ईंट सुखाने के लिए एक चट्टे से ईंटों की संख्या 8 से 10 परतें होनी चाहिए। अब ईंट सुखाने के लिए एक चट्टे में ईंटों की संख्या 8 से 10 परतें होनी चाहिए। ठीक, मौसम के अनुसार 3 से 7 दिन में ईंटें संतोषजनक ढंग से सूख जाती हैं। 3 से 7 दिन में मौसम के अनुसार, ठीक, 3 से 7 दिन में ये ईंटें सूख जाती हैं। नेक्स्ट है ईंट पकाने की पजावा एक पुरानी विधि है। पजावे से लगभग 50% ईंट ही उत्तम श्रेणी की प्राप्त होती है। मतलब 50% ईंट ही इसमें उत्तम श्रेणी की, पजावा पुरानी विधि है लेकिन इसमें 50% ईंट ही जो है प्राप्त होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट है, एक पथेरा अपने सहायक के साथ एक दिन में, जैसे जो ईंट पाटता है वो अपने सहायक के साथ एक दिन में 1 से 600 से 1000 ईंटें वो कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक, मतलब बना देता है एक दिन में 600 से 1000 ईंटें। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा ये देखते हैं, बुल खाई वाले भट्टे तथा हाफ मैन भट्टे की तुलना करते हैं, मतलब कंपेरिजन ऑफ बुल्स ट्रेंस क्लीन एंड हाफ मैन क्लीन्स। तो इसका क्या होता है, ये इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, संरचना कैसी होती है इसकी, तो बुल का भट्टा जो होता है, इसकी संरचना होती है गोलाकार या अंडाकार। ठीक, और जो हाफ मैन होता है ये गोलाकार ही होता है। ठीक, ईंधन में इसमें जो बुल खाई वाले में ईंधन अधिक लगता है और इसमें हाफ मैन में कम लगता है। ठीक, प्रकार यह अर्ध निरंतर भट्टा है, वर्षा ऋतु में बंद करना पड़ता, मतलब यह वर्षा ऋतु में बंद करना पड़ता है, और जो हाफ मैन है इसको ये सभी ऋतुओं में काम करता है। ठीक, प्रारंभिक लागत इसकी कम है लेकिन हाफ मैन की प्रारंभिक लागत अधिक है। ईंट की उपलब्धि तो ईंट की उपलब्धि क्या है, पकी ईंटें जो है, इसमें यहाँ पे ईंटें हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख गया है। जो पकी ईंटें हैं लगातार मिलती हैं। ठीक है, इसमें भी पकी ईंटें लगातार मिलती हैं लेकिन अधिक संख्या में मिलती हैं, हाफ मैन में अधिक संख्या में मिलती हैं। ठीक, पजावे तथा भट्टे की तुलना, मतलब कंपेरिजन क्लैम एंड क्लीन, तो इसमें क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इसकी संरचना क्या है, पजावे की कोई संरचना नहीं होती है, भट्टे की स्थायी संरचना बनाई जाती है। ठीक, ईंटों की गुणवत्ता 50% से कम ईंटें अच्छी प्रकार से पकी हुई प्राप्त होती हैं, 50% से कम।
और इसमें क्या है 80 से 90% ईंटें अच्छी पकी हुई होती हैं, ठीक। 80 से 90% इसमें होती हैं ये अब भट्ठे में, ठीक है। और न लास्ट अगला है प्रारंभिक लागत। इसमें क्या है कम है, इसमें जो है भट्ठे में अधिक होती है। पकाने की विधि, पजावे में 2 से 4 महीने का समय लगता है पकने में, और जो इसमें भट्ठे में 24 घंटे में ही ईंटें पक जाती हैं। उत्पादन क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है उत्पादन क्षमता। और जो इसमें भट्टे में प्रतिदिन 20,000 से अधिक ईंटें आ जाती हैं प्रतिदिन, क्योंकि 24 घंटे में ईंटें पक जाती हैं तो प्रतिदिन 20,000। और इसमें कम होती हैं पजावे में ईंटों, वो आपने ऊपर देखा ही होगा पजावा जो है 50% ईंटें वो कर सकता है। अब ईंट मिट्टी के लिए स्थलीय परीक्षण क्या होता है, मतलब फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है, भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 2117 में अनेक स्थलीय परीक्षण सुझाए हैं जो निम्न सारणी में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। नंबर 1 है सघनता परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ईंट की मिट्टी में मृतिका तथा बालू का सही अनुपात ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। सघनता परीक्षण जो है ईंट की मिट्टी में मृतिका और बालू की सही मात्रा का अनुपात ज्ञात करने के लिए सघनता परीक्षण किया जाता है। संकुचन एवं विकृत परीक्षण, ये क्या होता है, भट्ठे में पकने पर का संकुचन और विकृत नहीं होने चाहिए, इससे ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ढलाई परीक्षण। ढलाई परीक्षण इसमें क्या होता है, ईंट की ढलाई के लिए उपयुक्त जल मृदा अनुपात निर्धारित करने के लिए, मतलब जो जल और मृदा दोनों का अनुपात निर्धारित करने के लिए ढलाई परीक्षण किया जाता है। लास्ट है सामर्थ्य परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ईंटों का संपीड़न जांच मशीन में रखकर संलग्न सामर्थ्य परीक्षण ज्ञात की जाती है। ईंटों का संपीड़न जांच मशीन होती है, कंप्रेसिव चेक मशीन में रखकर संलग्न सामर्थ्य परीक्षण किया जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, संपीड़न जांच मशीन में ये पॉइंट याद रखिएगा बस। आप जब पूछे सामर्थ्य परीक्षण किस में किया जाता है तो ये संपीड़न जांच मशीन में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है ईंटों का वर्गीकरण। ईंटों का वर्गीकरण, तो सामान्य तौर पर ईंट को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, देखो एक तो है कच्ची ईंट, एक दूसरी है पक्की ईंट। तो नोट क्या है इसमें देखते हैं, नोट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। कच्ची ईंट की संपीड़न सामर्थ्य जो है 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है, 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती, ठीक। ये होती है इसकी सामर्थ्य पकी हुई ईंटों की, कच्ची ईंटों की सॉरी। और जो पकी हुई ईंटों की सामर्थ्य होती है 35, पकी हुई ईंटों की सामर्थ्य होती है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पकी हुई ईंटों की सामर्थ्य होती है। तो इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, नहीं पूछता है तो कभी ना कभी तो पूछेगा ही, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं पकी हुई ईंट को निम्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 4 श्रेणियाँ हैं। नंबर 1 है प्रथम श्रेणी की फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, सेकेंड क्लास ब्रिक मतलब द्वितीय श्रेणी की ईंट। थर्ड है तृतीय श्रेणी की ईंट मतलब थर्ड क्लास ब्रिक। और चौथी है झामा ईंट, ओवरब्रंट, ठीक। तो ये आज की क्लास हो गई, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ अच्छा ज्ञान मिले। और SSC और जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी जो भी कर रहे हो उनको भी बताएं कि ये क्लास चल रही है यहाँ पे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके उतना शेयर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।